स्टार्स। दिस वीडियो, इससे अगली वीडियो जो तुम देखोगे एंड इसके बाद की वीडियो, जो नाश्ता तुमने किया या 4 बजे की वॉक, 4 घंटे की गेमिंग जो तुमने की, या फिर बारिश जो बाहर हो रही है, अगर एक चीज़ है जो इन सब को जोड़ती है एंड धरती पर हो रही हर एक चीज़ के पीछे है, तो वो है स्टार इन ईस्ट, हमारा सन। एवरीथिंग जो अर्थ पर हो रहा है, पत्ते के हिलने से बर्ड की आवाज़ तक, बारिश होने से समुद्र की लहरें, ये सब अर्थ की मर्जी से नहीं हो रहा है, बल्कि सन की मर्जी से हो रहा है। वो लाइट जो सन प्रोड्यूस करता है एंड अर्थ उधार पर लेती है, इस विशालकाय सूप ऑफ एनर्जी से, जो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है एंड फिर भी इतनी ताकत रखता है कि वो हमारे प्लैनेट एंड हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकता है। सन अर्थ पर हो रहे हर एक एक्शन एंड वंडर के पीछे, एंड हो भी क्यों ना, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ देता है हमसे, एनर्जी। एनर्जी यूनिवर्स की करेंसी है, जो यूनिवर्स के पास अब्सर्ड अमाउंट में है, लेकिन ये इतनी एफिशिएंटली मेंटेन्ड है कि इसकी हर एक पाई का यूनिवर्स रिकॉर्ड रखता है। अर्थ पर सन इस यूनिवर्सल करेंसी को पानी की तरह बहा रहा है, जिसके कारण ही आज लाइफ इतनी इवॉल्व एंड हरी भरी है। यही फ्री एनर्जी के कारण हम ह्यूमंस इवॉल्व कर पाए फ्रॉम नॉर्मल स्पीसीज टू इंटेलिजेंट स्पीसीज, इम्पॉसिबल लगने वाले स्ट्रक्चर्स बना पाए, यूनिवर्स के राज जान पाए एंड हजारों लाइफ को इजी करने वाली टेक्नोलॉजी बना पाए। लेकिन जैसे जैसे हम और एडवांस हो रहे हैं, लिस्ट ऑफ थिंग्स जो हम कर रहे हैं या फिर करना पड़ रहा है, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जस्ट 30 साल पहले टीवी एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी था, लेकिन आज यूट्यूब, मोबाइल, गेम्स, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, इट्स अ लॉट। हम कह सकते हैं कि ये ग्रोथ काफ़ी ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए एंड लाइफ को बेटर करने के लिए। लेकिन हर चीज़ की तरह इस चीज़ की भी एक कॉस्ट है, एंड इसकी प्राइमल कॉस्ट एनर्जी इस ग्रोथ की मेन लिमिट है। 633 0 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 जूल्स। ये है टोटल एनर्जी जो हम ह्यूमंस ने यूज़ की इन द ईयर 2024। इसका मोस्ट पोर्शन सन से नहीं आता है, एटलीस्ट नॉट फ्रॉम आवर सन, बट फ्रॉम द सन ऑफ पास्ट, उन चीज़ों से जिन्होंने सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया एंड स्टोर किया मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, एंड आज हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कोल, ऑयल या फिर पेट्रोलियम। इन रिसोर्सेज में एनर्जी हाईली कंसंट्रेटेड है, जिसके कारण इनसे एनर्जी निकालना काफ़ी इजी है एंड काफ़ी एफिशिएंट। बट इनकी लिमिटेशन भी है, सिंस कोल या पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, हमारा रेट ऑफ कंजप्शन रेट ऑफ क्रिएशन को काफ़ी पीछे छोड़ जाता है, जिसके कारण ये रिसोर्सेज लिमिटेड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ह्यूमंस के एनर्जी कंजप्शन में काफ़ी बड़ा स्पाइक आया, एंड इसको पूरा करने के लिए हम हैवीली डिपेंडेंट होने लगे इन नेचुरल रिसोर्सेज पर। और हो भी क्यों ना, ये एक पेंडोरा बॉक्स की तरह था, जिसने हमें फ्री एनर्जी दी एंड इतनी ग्रोथ। उस समय कहाँ पता था कि ये नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अनंत नहीं है। हम जहाँ देखते वहाँ पर ये मिल जाते। इस मास यूज़ का रिजल्ट ये है कि आज 200 सालों बाद हम इन रिसोर्सेज की कमी को साफ साफ महसूस कर सकते हैं, एंड ये भी कि हम इस पर कितना डिपेंडेंट हैं। एनर्जी की ज़रूरत फ्यूचर में सिंपली बढ़ेगी एंड देयर इज़ नो स्टॉप। जैसे जैसे हम और एडवांस होंगे, हमारी नीड फॉर एनर्जी इंक्रीज़ होगी, चाहे वो खुद के कंफर्ट के लिए हो, दूसरों के कंफर्ट के लिए हो, या और कंफर्ट के लिए हो, या फिर एआई के लिए। कार्डेसिव स्केल एक तरीका है सिविलाइजेशंस को रैंक करने का, बेस्ड ऑन कि वो कितनी एनर्जी यूज़ करते हैं। करंटली हम इस स्केल पर 0.7 रैंक पर हैं, जो कि काफ़ी क्लोज है 1 के,
लेकिन इस लेवल के पीछे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ना कि हमारी ह्यूमन टेक्नोलॉजी। एंड विद डिक्रीजिंग रिसोर्सेज इसे मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। जियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट्स की प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड पेट्रोलियम इसी सेंचुरी में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, जबकि कोल 150 से 200 साल और चल सकता है। एंड तब तक हमारी एनर्जी कंजप्शंस डबल या ट्रिपल हो सकती है, या फिर उससे भी ज़्यादा। इसके साथ साथ क्राइसिस लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन हमें मजबूर करते हैं कि हम कोल एंड पेट्रोलियम की जगह पे सेफर एनर्जीज यूज़ करें, लाइक विंड एंड लाइट। मिलियंस ऑफ ईयर्स से स्टोर्ड एनर्जी की जगह हम वो एनर्जी यूज़ करें जो अर्थ अभी इस समय सन से ले रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सन अर्थ के 500 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भेज रहा है। किसी भी टाइम पर अर्थ का अराउंड 127 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया सन को फेस करता है एंड प्रॉपर लाइट लेता है, जिसके कारण अराउंड 174 पेटा एनर्जी या 1.74 इंटू 10⁻17 जूल्स पर सेकेंड हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि अर्थ को 1 घंटे में उतनी एनर्जी मिलती है जितनी एनर्जी हमने यूज़ की 2024 में। ऑब्वियसली ये ह्यूज एनर्जी अर्थ के काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है एंड कई जगह से इसे हार्वेस्ट करना सिंपली इम्पॉसिबल है। अबाउट 20 to 25% ऑफ दिस एनर्जी जो सन देता है अर्थ उसी समय रिफ्लेक्ट कर देती है। बाकी एनर्जी मेनली अर्थ के एटमॉस्फेयर, लैंड एंड वाटर को गर्म करने में, फोटोसिंथेसिस करने में यूज़ होती है। इसके बाद यही सेम एनर्जी धीरे धीरे स्पेस में वापस रेडिएट कर दी जाती है। माइंड यू, अर्थ कभी भी एनर्जी स्टोर नहीं कर सकती है। खुद से इसके पास एनर्जी स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है। ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, लेकिन इसी के कारण हमारे पास इतना अच्छा वेदर है, वरना हम भी वीनस की तरह काफ़ी गर्म होते। रिगार्डलेस ये एनर्जी काफ़ी वेस्टफुल लगती है। सो व्हाट कैन वी डू? हम पूरी अर्थ पर सोलर पैनल्स या फिर विंड टर्बाइन्स नहीं लगा सकते हैं, तो कैसे मिलेगी हमें अर्थ की पूरी एनर्जी? वेल, हमें पूरी अर्थ को सोलर पैनल्स में ढकना होगा ऑब्वियसली, लेकिन सिंस ये नहीं कर सकते हैं करंटली, वी डू नॉट नो। मे बी फ्यूचर में हमें एक बेटर टेक्नोलॉजी मिले एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए, या हम रियली पूरी अर्थ को सोलर पैनल से ढक दें, वो तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन राइट नाउ हमें पूरी अर्थ को ढकना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट जो एरिया हमें चाहिए पूरे वर्ल्ड की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, वो काफ़ी छोटा है। पूरे इंडिया को सपोर्ट करने के लिए हमें केवल 14% ऑफ थार डेजर्ट कवर करना होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में ये काफ़ी कम है। एंड पॉसिबल आइडियाज़ इसे कवर करने के हर रोज़ पब्लिश हो रहे हैं। इवन 1% ऑफ अर्थ सरफेस इनफ है पूरे वर्ल्ड की एनर्जी कंजम्पशन के लिए, स्पेशली नाउ जब एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक AI का स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर हमें इस ग्रोथ का पूरा फ़ायदा उठाना है बिना नेचर के लॉस के, तो हमें प्योर एनर्जीज़ का यूज़ करना सीखना होगा। विंड एनर्जीज़ एंड सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करना इज़ अ मस्ट। बट क्या ये इनफ होगा? मान लो हम अर्थ की पूरी एनर्जी भी यूज़ करना सीख लें, विल इट बी द एंड ऑफ एनर्जी रेस? एवरी ईयर हमारा एनर्जी कंजप्शन इंक्रीज होता है बाय द रेट ऑफ 2% पर ईयर। ये एक फेयरली रफ एस्टिमेट है जो इग्नोर करता है कोई भी पॉसिबिलिटी कि ये रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर। सो अगर हम इस रेट से चले तो अर्थ की पूरी एनर्जी हमें कितने सालों तक मेंटेन कर सकती है? नाउ अर्थ इज़ रियली ह्यूज एंड इसका एनर्जी आउटपुट हमारी एनर्जी नीड्स से काफ़ी बड़ा है, अबाउट 8.5 मिलियन टाइम्स ग्रेटर। बट 100 सालों बाद, 200 सालों बाद, इट टर्न्स आउट कि 400 साल बाद हमारी एनर्जी कंजप्शन इतनी ज़्यादा होगी कि अर्थ की टोटल एनर्जी भी इसे नहीं पूरा कर पाएगी। श्योर यू कैन से कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक क्या हम रियली इस रेट से इंक्रीज़ होंगे,
या फिर क्या हमें रियली इतनी एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। इसके साथ साथ अगर हम ये फैक्ट लेकर चले कि 100% ऑफ अर्थ एनर्जी को यूज़ करने से अर्थ का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये डेट और भी पीछे आ जाती है। जिसका मतलब है कि हमें आउटर एनर्जी को हार्वेस्ट करना जल्द ही सीखना होगा एंड अर्थ से इंडिपेंडेंट होना होगा ताकि अर्थ एंड हम ह्यूमंस दोनों बेटर की तरफ प्रोग्रेस कर पाए। दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर उनकी एनर्जी को यूज़ करना एक पॉसिबल स्टार्ट हो सकता है। मून इसमें पॉसिबली सबसे पहला कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन ट्रूली नेक्स्ट स्टेप तब आएगा जब हम इस एनर्जी के प्राइमरी सोर्स पर फोकस करेंगे, द मेन ग्लोइंग बॉल इन आवर सोलर सिस्टम, सन, जो कॉन्स्टेंटली एक ओवरफिल्ड कॉफ़ी की तरह हमें प्रैक्टिकली इनफाइनाइट एनर्जी दे रहा है। रियली सन का पावर आउटपुट आज के और इवन अर्थ की पूरी एनर्जी के मुकाबले में इन्फिनिट है। हर सेकंड सन 3.28 इंटू 10⁻26 जूल्स पर सेकंड या फिर 328 मिलियन बिलियन बिलियन जूल्स दे रहा है। इन कंपैरिजन अर्थ इस एनर्जी का केवल 0.000000453% यूज़ करती है। इन अदर वर्ड्स, पूरी एनर्जी जो अर्थ ने यूज़ की है अपने जन्म से लेके आज तक, वो इक्वल है सन की टोटल एनर्जी फॉर 0.000026 सेकेंड्स। इट्स ह्यूज एंड इवन 1% ऑफ दिस एनर्जी हमें लिटरली नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। ये ऐसा होगा जैसे हमने दोबारा फायर को डिस्कवर कर लिया हो, लेकिन इस बार ये कॉस्मिक फायर है जिसकी तरफ हम ह्यूमंस पहले सिर्फ देख सकते थे। ऑब्वियसली सन कोई फायर नहीं है एंड ना ही ये स्टेप इजी होगा, बट द पॉइंट एंड एनर्जी क्लियर है। ऑलमोस्ट 99.99% ऑफ सन्स एनर्जी कंप्लीटली इफेक्ट फ्री है, जिसका मतलब है कि इसको हार्वेस्ट करने से सोलर सिस्टम पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इन अ सेंस ये एनर्जी अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फ्री है। सो व्हाट नाउ, हाउ मच एनर्जी ऑफ सन कैन वी टेक? करंटली ये नंबर काफ़ी छोटा है एंड ऐसे स्ट्रक्चर जो इस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को पा सके वो साइंस फिक्शन में ही है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट द फैक्ट कि हम इसके बारे में सोच भी सकते हैं वो दिखाता है कि हम इसके कितने नज़दीक हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक डायसन स्फीयर जिनके ऊपर रियल फोकस रिसर्च हो चुकी है एंड चल रही है, ये दिखाता है कि हम ह्यूमंस इसके लिए कितने सीरियस हैं। करंटली श्योर हमें इसके बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन हमें कब कहाँ कुछ पता होता है। धीरे धीरे ही इस ब्रह्मांड के बारे में पता किया है एंड आज भी हम इस यूनिवर्स के बारे में काफ़ी कम जानते हैं। मोस्ट इमेजेस जो हम देखते हैं वो रियल नहीं है, इनफैक्ट वो सिमुलेशंस है कंप्यूटर्स की। लाइक दिस इमेज जो हम ब्लैक होल मानते हैं वो रियल इमेज नहीं है। द क्लियरेस्ट इमेज जो हम ब्लैक होल की आज तक पिक्चर कर पाए हैं वो है ये। इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है एंड सिंपली स्पीकिंग इस गैप को एक ही चीज़ पूरा कर सकती है, एनर्जी। जितनी एनर्जी हम पाएंगे उतना ही हम एडवांस होंगे, उतना ही हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, उतना ही हम काबिल बन पाएंगे और एनर्जी यूज़ करने के। जो एक क्वेश्चन लाता है, व्हेन विल वी स्टॉप? क्या एक टाइम आएगा जब हमारे पास इतनी एनर्जी होगी कि हमें और एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? या फिर क्या कोई लिमिट रियली एग्जिस्ट करती है जिससे ऊपर हम और एनर्जी नहीं ले सकते हैं? एंड अगर ऐसी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या हम रियली रुकेंगे? हमारा पास्ट शो करता है कि जब भी ऐसी लिमिट्स आई हैं हमने उन्हें ब्रेक किया है एंड आगे बढ़े हैं। एनर्जी की नीड कहीं नहीं जाने वाली है, ये सिर्फ इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम प्लानिटरी लेवल से स्पेस लेवल से इंटरटेरेस्ट्रियल लेवल से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लेवल से गैलेक्टिक एंड गैलेक्टिक से इंटर गैलेक्टिक लेवल तक जाएंगे। एंड रियल रीज़न हम इस एनर्जी रेस को कभी नहीं छोड़ेंगे वो है बिकॉज वी डू नॉट नीड टू। यूनिवर्स डायरेक्टली कोई लिमिट नहीं लगाता है और एटलीस्ट कोई लिमिट नहीं लगाता है विद इन आवर नॉलेज। जो लिमिट्स रियली आती है वो या तो टेम्पररी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर मॉरल रीजंस, एंड ये चीज़ें कभी भी ह्यूमंस को नहीं रोक पाए हैं। मॉरल्स इंसान ने बनाए हैं एंड टाइम के साथ साथ ये चेंज होते हैं। सिर्फ एक चीज़ जो चेंज नहीं होती है वो है कॉन्स्टेंट चेंज। उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं
या फिर उस तरफ जिस तरफ यूनिवर्स हमें ले जाएगा। करंटली दो हम उस पॉइंट से काफ़ी दूर हैं जिस पर हम ह्यूमंस अपनी सिविलाइजेशन को यूनिवर्सली रिच मान सकते हैं। आगे आने वाले चैलेंजेस ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज़ को ट्रूली नेक्स्ट लेवल पर चैलेंज करेंगे। जस्ट लाइक अ गेम जिसमें हर लेवल पिछली लेवल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, एक्सेप्ट यूनिवर्स के केस में डिफ़िकल्टी इतनी एक्सट्रीम है कि इसका स्कोप इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। चैलेंजेस लाइक पोल्यूशंस, वॉर, एनर्जी आते रहेंगे एंड आते ही रहेंगे। हम इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो है बिलीफ खुद पर एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल। यही तरीका है असलियत में तरक्की करने का। कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस कोई चॉइस नहीं है बट एक नेसेसिटी है, जिसके मदद से हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हम कभी सिर्फ सपने में सोच सकते थे। एंड अगर हम इसे नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, कोई और उन जगह पहुँचेगा जहाँ हम अभी सपने में सोचते हैं। एंड मे बी वो ऐसा करना शुरू कर चुके हैं एंड अब जस्ट वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर दैट एनर्जी। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।